सभी शिक्षकों को नमस्कार। मैं चंचल तिवारी आपका स्वागत करता हूं द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल परिवार में। ये मोबाइल नंबर संस्था का है। जितने भी शिक्षक जीआईसी के हैं या डैट वाले हैं और यदि वो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न बने हुए हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए अपनी समस्या लिखकर। मैं पर्सनली आपको कॉल बैक करके आपसे बात करूँगा, क्योंकि कई बार आप लोग फ़ोन करते हैं तो सिद्धार्थ फ़ोन उठाते हैं तो मेरी आपसे बातचीत नहीं हो पाती। आप अपनी क्वेरी लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, कॉल बैक मैं खुद करके आपकी समस्या का निदान कर दूंगा। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है कि जीआईसी प्रिंसिपल पर मैंने 3-4 वीडियो बनाए थे। उन 3-4 वीडियोस के बाद भी अभी भी लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन है, क्या है, कैसे है, भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। उन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज मैं फिर से आया हुआ हूँ। देखिए, आपको तैयारी करनी है नहीं करनी है ये आपको तय करना है। आपको किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है ये आपको तय करना है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि अभी भी आपके मन में उस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है, तो उसको दूर कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, अभी जो विज्ञापन आया हुआ है उस विज्ञापन में ये समझिएगा कि यूपीपीएससी 2026 का विज्ञापन लोक सेवा आयोग ने निकाला हुआ है। ठीक है, इसमें से एक पद है जीआईसी प्रिंसिपल का, ठीक, जिसको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य बोलते हैं। तो देखिए, प्रश्न की शैली में समझिएगा कि पहली बात यह है कि कौन फॉर्म भर सकता है इसका। ठीक है, तो पहला हमारा प्रश्न है कौन फॉर्म भर सकता है। कौन फॉर्म भर सकता है यानी कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो आप ये समझिएगा कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस फॉर्म को भर सकता है जिसके पास इस पद से संबंधित क्या हो, योग्यता होगी, वो भर सकता है। मतलब वो चाहे अंडमान निकोबार का हो, चाहे लक्षद्वीप का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे त्रिपुरा का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे अरुणाचल का हो। ठीक है। दूसरी बात कि अब देखिए, अब इसमें उम्र सीमा को लेकर जो है बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। तो देखिए, इसमें जो एज लिमिट होती है जीआईसी में, एज लिमिट आपकी मिनिमम उम्र 30 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। यदि आप यूपी के निवासी हैं और आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको उम्र सीमा में छूट मिलती है, यानी आपको अपनी कैटेगरी में उम्र सीमा की छूट मिलती, आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर देखिए है क्या कि अगर आप राज्य कर्मचारी मतलब आप किसी विद्यालय में शिक्षक हैं और राज्य कर्मचारी हैं, तो भी आपको उम्र सीमा में 5 साल की छूट मिलती है। मतलब उम्र सीमा 30 से लेकर 45 के बीच में हो जाती है। किसी अन्य स्टेट के जो शिक्षक हैं वो यूपी में उनको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती। मतलब उनके लिए 30 साल न्यूनतम और अधिकतम 40 साल होना जरूरी है। जैसे आप दिल्ली में शिक्षक हैं और आप यूआर कैटेगरी में आते हैं और यदि आपकी उम्र 41 साल है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप एमपी में शिक्षक हैं, ठीक, आप एमपी में शिक्षक हैं, आपकी उम्र जान लीजिएगा 40 के अगर पार है, ठीक, मतलब सपोज करिए आप एमपी में शिक्षक हैं पर रहने वाले यूपी के हैं, ठीक, और आप ओबीसी, एससी, एसटी में आते तो आपको छूट मिलेगी। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए है कि कौन शिक्षक इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, कौन शिक्षक इस फॉर्म को भर सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर असली मामला यहीं पे है कि देखिए, यदि आप पीजीटी टीचर हैं, क्या है, पीजीटी टीचर हैं और किसी गवर्नमेंट स्कूल में या सेमी गवर्नमेंट मतलब इसको बोलते हैं एडेड स्कूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडेड स्कूल। मतलब कि जहाँ पे आप कर्मचारी होते हैं लेकिन पेमेंट आपको सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो आप भर सकते हैं पीजीटी। और आपके पास न्यूनतम लगातार 3 साल तक पढ़ाने का अनुभव हो। 3 साल तक लगातार पढ़ाने का अनुभव हो, मतलब आपकी सर्विस ब्रेक ना हुई हो, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये नहीं कि जैसे आपने 2 साल पढ़ाया फिर 2 साल छुट्टी पे चले गए फिर आ गए। ठीक है। अब सपोज करिए मान लीजिए 3 साल के बीच आपने 3 साल लगातार और मान लीजिए आपने इसके बीच में 1 महीने छुट्टी ली है, तो आपकी छुट्टी सर्विस में काउंट होती है। ठीक है।
आपकी सर्विस छुट्टी में काउंट होती है। लेकिन अब ये नहीं कि आपने 2 साल पढ़ाया और 5 साल छुट्टी पे चले गए थे, अब फिर आप पढ़ाने आए थे, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो पहला शर्त ये कि जो पीएचडी टीचर हैं, जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं, जिनको 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब अब वो चाहे केंद्रीय विद्यालय का टीचर हो, चाहे नवोदय विद्यालय का जो टीचर हो, ठीक, या फिर किसी भी सरकारी विद्यालय का टीचर हो, इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात क्या है कि देखिए, अब आपका एक प्रश्न होता है कि टीजीटी टीचर इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं। टीजीटी टीचर जो होते हैं वो कक्षा 9 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। यदि 3 साल तक लगातार आपने भी पढ़ाया है तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया, उम्र सीमा 30 साल 40 साल ठीक होती है। अदर स्टेट वालों के लिए, यूपी के लिए 45 साल हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब कौन और नहीं भर सकता, इसको देखिएगा। अगर आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, मतलब आप प्राइवेट स्कूल, मतलब आप जैसे सीबीएसई में पढ़ाते हों, आप आईसीएसई में पढ़ाते हों, या किसी स्टेट बोर्ड में पढ़ाते हों, और आप एक प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भरिएगा नहीं, आपका अंत में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में कल आयोग ने एलटी का देखिएगा, रिजेक्शन लिस्ट में एलटी में 900 लोगों को आयोग ने बाहर कर दिया है। तो सूचना ना हो तो जानकारी के अभाव में कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अब होता है क्या कि जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आप जैसे बिहार ले लें, हम बिहार ले लें, हम एमपी ले लें, और हम राजस्थान के जो शिक्षक हैं उनको ले लें। ठीक है, जैसे बिहार में मान लीजिए आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक के अध्यापक हैं, कक्षा 6 से लेकर 10 तक के अध्यापक हैं, और आपको 10वीं को पढ़ाने का लगातार 3 साल का अनुभव है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, यदि आप एमपी में हैं, तो एमपी में भी जो टीचर होते हैं वो 6 से लेकर 10 तक के टीचर होते हैं। यदि आप 10वीं को लगातार पढ़ने का अनुभव 3 साल का, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यही हाल है राजस्थान में, यही हाल एमपी में, ये उत्तराखंड में है। मतलब मिनिमम कक्षा 10 को आपने पढ़ाया हो, मतलब 9-10 को पढ़ाने का अनुभव रहा हो। कक्षा 9 से जो नीचे के जो टीचर होते हैं, जिनको पढ़ाने का अनुभव होता है, प्राइमरी स्कूल के, जूनियर हाई स्कूल के टीचर इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अब देखिए आते हैं। एक मामला होता है कि एनओसी कब प्राप्त करें, एनओसी कब प्राप्त करें। देखिए, एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए आप राज्य कर्मचारी हैं और आप शिक्षक हैं, आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो फॉर्म को भरते समय ही क्या करिए कि आप एक एप्लीकेशन जो है अपने डिपार्टमेंट को दे दीजिए कि हम इसका फॉर्म भरने वाले हैं और ये परीक्षा देने वाले, तो अतः हमको परीक्षा देने की अनुमति दे दी जाए। उसकी रिसीविंग लेके अपने पास रख लीजिए। फॉर्म भरते समय आपको अभी कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब मुख्य परीक्षा होगा तो मुख्य परीक्षा के समय आप एनओसी अपने डिपार्टमेंट से प्राप्त करिएगा, और तब वो एनओसी आपको आयोग को प्रिंट आउट करके भेजना होता है अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ। और यदि सपोज करिए अगर आपने, देखिए, क्योंकि एनओसी आपको लेनी तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं। बिना एनओसी लिए अगर आपने मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा तो आपका फॉर्म यानी आपका कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बात एकदम समझ लीजिए, तो ऐसी गलती मत करिएगा। ठीक है, दूसरी बात, तैयारी करें या ना करें। सबसे यच्छ प्रश्न यही है, तैयारी करें या ना करें। इसमें देखिए क्या है कि जीवन आपका अपना है, ये निर्णय आपको लेना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सपोज करिए आपके पास संभावनाएं हैं और प्रतिदिन आप 4 से 5 घंटे पढ़ सकते हैं। ठीक, 4 से 5 घंटे पढ़ सकते हैं, लगातार पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आप इस उम्र सीमा में हैं कि आपकी फैमिली होगी, परिवार का दायित्व होगा। लेकिन देखिए होता है क्या कि मानव स्वभाव होता है कि हम जिस कंडीशन में हैं, हमको इससे अच्छी कंडीशन में अगर आपको जाने की ललक हो, आपको प्रिंसिपल बनने की ललक हो, तो आप इसकी तैयारी करें। और यदि जान लीजिएगा आप 4 से 5 घंटे नहीं पढ़ सकते प्रतिदिन, तो आपको ये फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ना तैयारी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि होगा नहीं। ठीक है, ये बहुत साफ शब्दों में। अब तैयारी आपको करना कैसे है? ठीक, तो तैयारी करने का सबसे आसान तरीका ये है, सबसे आसान, पहला, कैसे करें तैयारी, कैसे करें।
ठीक, कैसे करें से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दे रहा हूँ जिसको लेकर आप लोग अक्सर कन्फ्यूज़न में रहते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। देखिए, इसके पहले जो है ये परीक्षा जो है 2021 में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि जीआईसी प्रिंसिपल की अलग से कोई परीक्षा नहीं होती। जो यूपी पीसीएस की परीक्षा होती है उसी परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होता है, आपकी कट ऑफ अलग बनाई जाती है, यानी सेम पाठ्यक्रम है। अभी उसके बारे में धैर्य से रखिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपको पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई शंका होगा, मैंने कहा व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपकी एक एक बातों का जवाब दूंगा। ठीक है, बस एक मिनट। देखिए, आपकी परीक्षा जो होती है वो 3 चरणों में होती है। 3 चरणों में होती है। पहला प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी मुख्य परीक्षा और तीसरी जो होती है वो इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप जब प्री पास करेंगे तो मुख्य परीक्षा देंगे, मुख्य परीक्षा पास करेंगे तो इंटरव्यू देंगे। मुख्य परीक्षा के नंबर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर के आधार पे आपकी रैंकिंग बनती है, उसके आधार पे आपको पद दिए जाते हैं, यानी प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स जोड़े नहीं जाते। देखिए, ये जो है 2021 में जो परीक्षा हुई थी, तो देखिए मैंने कहा ना कि अलग अलग हो गए, अलग अलग कटाव बनती है। तो देखिए, जैसे मैं इसको बड़ा कर लेता ताकि आपको दिखाई दे। देखिए, एक ग्रुप है एग्जीक्यूटिव ग्रुप। एग्जीक्यूटिव ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो लोग सामान्य स्नातक होते हैं, जिनके पास केवल यूजी की डिग्री होती है, वो सभी लोग इस पदों के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी जीआईसी का प्रिंसिपल जो है, या फिर जो आप पास ने आपने पीजी किया है, बीएड किया है, तो आप सभी इन पदों के लिए भी एलिजिबल हैं। अब देखिए, उस साल क्या था, तो उस साल ये समझिएगा कि जो एग्जीक्यूटिव के पद थे, तो एग्जीक्यूटिव के पद के लिए जो है कट ऑफ कितनी गई थी, तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, उस साल कट ऑफ क्या थी कि अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ थी 115 मार्क्स, यानी जो लोग 115 मार्क्स पाए थे वो मुख्य परीक्षा दे रहे थे। ठीक है, अनुसूचित जाति के जो लोग थे 96 नंबर पे दे रहे थे, एसटी 82 नंबर पे दे रहे थे, ओबीसी 113 पे दे रहा था और ईडब्ल्यूएस 117 पर दे रहा था। अब देखिए, उसी में ये अलग अलग कैटेगरी है। मतलब क्या है कि जैसे समाज के पीएच, मतलब ये है। अब देखिए, उसी में पोस्ट आता है जो एग्रीकल्चर की पोस्टें आती हैं। तो एग्रीकल्चर की पोस्ट में क्या था कि अनारक्षित कैटेगरी का कोई विद्यार्थी अगर 101 नंबर पाया था तो मुख्य परीक्षा दे रहा था। सबका सिलेबस सेम है, सबका एक ही पेपर होता है, चाहे मुख्य परीक्षा हो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो। आपको इसमें कोई विषय नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ, सभी टिकेगा। अब देखिए, ये आता है प्रधानाचार्य वाला, जिसको ग्रुप नंबर 3 आयोग नाम देता है। अब समझिए कि प्रधानाचार्य में कितना था, जितनी भी सीटें थी अनारक्षित, कितने मार्क्स थे ये लोग, 80 मार्क्स। यानी जितने लोगों ने 80 मार्क्स पाए थे वो सभी के सभी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किए गए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ, समझ लीजिएगा। जैसे मान के लीजिए, देखिए आयोग का एक नियम है, आयोग का एक नियम है प्री परीक्षा का और मेंस परीक्षा का, प्री परीक्षा का क्या है कि आपको 40% नंबर पान अनिवार्य रहे, किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कि आपको कम से कम 40% नंबर आपका आना चाहिए। ये रूल मेंस में भी है कि 40% नंबर आपका आना ही चाहिए। जो एससी एसटी होते हैं और उनके लिए रूल कितना है, तो 35% है। अब समझिए कि परीक्षा कितने की होती है, तो पूरी परीक्षा होती है 200 मार्क्स की। 200 का 40% निकाल लीजिए, तो 200 का जब निकालेंगे 40% तो कितना आता है, यह आता है 80 मार्क्स। यानी ये समझ लेगा कि उस साल की परीक्षा में जो लोग केवल 40% नंबर पाए थे उन सभी को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। आपकी परीक्षा में क्या होते हैं, आपकी परीक्षा में 150 प्रश्न आते हैं। अब 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए होंगे कि आपका नंबर 80 आया होगा। तो 150 प्रश्न होते हैं, कुल मार्क्स 200 होता है। ठीक, एक क्वेश्चन जो होता है वो 1.33 का होता है। यानी 150 का यदि आप 40% लेंगे, मैं बात है प्रश्नों कर रहा हूं, तो कितना, यानी यदि आपके 60 प्रश्न सही थे, केवल 60 प्रश्न, यानी 60 प्रश्न सही के नंबर कितने होते, 80, आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हो गए थे। ये बात है जनरल कैटेगरी की,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं आपको अगला दिखाता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति यानी SC 70 मार्क्स उनके आए थे, तो देखिए 35% केवल आए थे, तो मुख्य परीक्षा दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति ST केवल 70 मार्क्स थे तो दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC 80 मार्क्स दे रहे थे। EWS 80 मार्क्स में मुख्य परीक्षा दे रहा था। उत्तर प्रदेश के डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 80 मार्क्स, ठीक। फिर देखिए, जो दिव्यांगजन थे उनके लिए भी 80 मार्क्स लाना था। अब थे PD, उनको 82 लाना था। अब देखिए, दिव्यांग की अलग अलग श्रेणी होती है, तो अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग कट ऑफ होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आप ये समझ लीजिएगा कि जितने भी पद आए थे सबसे कम कट ऑफ जान लीजिएगा GIC प्रिंसिपल की जाती है, और GIC प्रिंसिपल के पद इसीलिए हर साल खाली जाते हैं क्योंकि GIC प्रिंसिपल बनने की जो योग्यता है वो योग्यता टफ है, उस योग्यता को बहुत लोग पूरा नहीं कर पाते। दूसरी बात क्या है कि देखिए, होता है क्या है कि ये परीक्षा होती है PCS की, ठीक, तो इस परीक्षा होती है PCS की। अब होता है क्या है, तो ये जो अध्यापक होता है, देखिए अध्यापक दो टाइप के होते हैं। एक अध्यापक होता है जो हमेशा सोचता है कि आओ रिस्क ले लेते हैं, और अध्यापकों का एक वर्ग ऐसा होता है कि जो सोचता है कि जीवन चल रहा है तो अब जीवन में जो चीज़ें चल रही चलने दो, अब हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपकी उम्र सीमा 30 साल से ऊपर है, आप उत्तर प्रदेश के या कहीं और के शिक्षक हैं, और यदि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तो तैयारी करिए। GIC प्रधानाचार्य का पद एक शानदार पद होता है, ठीक। मैं ये करता हूँ कि देखिए, बहुत भौकाल नहीं होती, लेकिन यकीन मानिए यदि आप GIC के प्रधानाचार्य बनते हैं, आपको ठीक ठाक सुविधाएं मिलती हैं, ठीक ठाक उसके औहदा होता है, समाज में प्रॉपर उसकी इज्जत होती है, और आप कुछ करें चाहे ना करें अपने विद्यालय स्तर पे समझिएगा कि बहुत सारा परिवर्तन आप ला सकते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा क्या है कि हमारा इसके लिए एक सुपर 50 बैच चलता है, सुपर 50 बैच चलता है GIC प्रधानाचार्य के लिए। आप चाहो तो हमको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको हम प्री, मेंस और इंटरव्यू पूरी कंप्लीट तैयारी कराते हैं, पूरी कंप्लीट। मेरी टीम में कुल 4 मेंबर हैं जो इसके कराते हैं। मेरा नाम चंचल तिवारी है, एक तो मैं पढ़ाता हूँ, चंचल तिवारी हैं, एक पंकज सर हैं, एक पंकज सर पढ़ाते हैं, दूसरे हमारे सौरभ पांडे सर हैं, सौरभ पांडे सर पढ़ाते हैं, अनुभव उपाध्याय सर पढ़ाते हैं, अनुभव उपाध्याय सर पढ़ाते हैं, मनोज मिश्रा सर पढ़ाते हैं। मतलब हम 4 लोग और एक मनोज सर, यानी कुल 5 लोग मिलकर सुपर 50 बैच को चलाते हैं। हमारी फीस ठीक ठाक है, महंगी फीस हम बोलते हैं भाई, हमें इसको डर नहीं है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि गुरुजी आप फीस महंगी लेते हैं। महंगी इसलिए लेते हैं कि सुपर 50 में केवल 50 ही एडमिशन होने हैं। दूसरी बात क्या है कि देखिए, आप जब एडमिशन लेंगे, जब क्लास चलेगा, आपको देखिएगा कि इस बैच में कुल 50 हैं, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो आपको ये दिखाई देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप ये समझ लीजिएगा कि हम आपके साथ लगेंगे, हम आपको पर्सनल मेंटरशिप दे रहे हैं, आपकी समस्या को सुनेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आपको हम सब कुछ गाइड करेंगे। हम इसीलिए आपसे फीस लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। जैसे देखिए था, ये था सहायक शोध अधिकारी का, इसके 102 कट ऑफ थी, सहायक वनरक्षक 127 कट ऑफ थी। अब चलिए आते हैं फाइनल कट ऑफ पे, आते हैं फाइनल कट ऑफ पे। मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी दिखाता हूँ ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। GIC प्रधानाचार्य की वैकेंसी हर साल नहीं आती, 2-3 साल पे एक बार आती रहती है। 21 के बाद अब आई है। अब चलिए आपको मैं इसमें कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ। जैसे सपोज करें, देखिए 2021 में यदि आपको SDM बनना था, आपको SDM बनना था, तो देखिए कट ऑफ कितनी थी। जो अनरिजर्व कैटेगरी थी उसकी कट ऑफ थी, जो सबसे अधिकतम जो नंबर पाया था उस व्यक्ति के नाम कितने थे, 976 यानी 976 नंबर, और जो सबसे कम पाया था अनरिजर्व कैटेगरी में उसके थे 898। तो आप देखेंगे कि न्यूनतम और अधिकतम 2 मार्क्स यहाँ जोड़ लीजिए, 75 यानी 78 मार्क्स के अंतर थे। अनुसूचित जाति में समझिएगा कि जो सबसे अधिकतम थे उसके 905 थे, उसके 851 थे। ये तो मतलब SDM वाली कट ऑफ है। मैं आप वाली कैटेगरी में ले आता हूँ, देखिएगा, समझिए। आपको मैंने SDM इसलिए दिखाया। अब देखिए, ये था डिप्टी एसपी में अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ कितनी थी, 894। अधिकतम न्यूनतम कितनी थी, 888, मतलब बहुत अंतर नहीं होता,
ठीक है। ये ARTO कटा थी, सहायक संभागीय अधिकारी। आप भी इस पद के लिए देखिए एलिजिबल हैं। अधिकतम वाला कितना था 897, न्यूनतम वाला भी 897, मतलब अंडर कैटेगरी में केवल एक ही सीट रही होगी, अनुसूचित जाति में भी केवल एक सीट रही होगी, क्योंकि दोनों दोनों बराबर हैं। ठीक है। ये खंड विकास अधिकारी जिसको BDO बोलते हैं, तो देखिए इसकी 888 थी। जिला पंचायती राज, ये जेल सुपरिटेंडेंट होता है, अधीक्षक कारागार। मैं आप वाली कैटेगरी पे ले आता हूँ, गन्ना निरीक्षक, जिला कमांडेंट अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान, जिला परिवीक्षाधिकारी, सहायक शोध अधिकारी, सहायक आयुक्त निबंधक। अब आइए आप वाले कटाव पे, अनारक्षित। अनारक्षित अब समझ लीजिए, देखिए अब देखिए पहली बात कि कुछ चीज़ों को समझ लीजिए। मुख्य परीक्षा के आधार पे ये नंबर लाए जाते हैं। मुख्य परीक्षा आपकी 1500 मार्क्स की होती है और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। यानी कुल मार्क्स कितने होगा, तो कुल मार्क्स होगा ये 1600 मार्क्स हो गए, कुल 1600 मार्क्स हो गए। अब 1600 का 40% ले लीजिए। 1600 का यदि आप 40% लेंगे तो इसका 40% कितना होता है, तो 16 चौके 64, यानी 640 नंबर तो आपको पाना अनिवार्य है। अगर आप इसके ऊपर अगर नंबर नहीं पाएंगे तो आप मेरिट लिस्ट में आएंगे ही नहीं। अब देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में जो अधिकतम जिनके अंक थे उनके थे 852, जो न्यूनतम थे वो कितने थे 721। अब आप देख ले कितना डिफरेंस है, 721 से 821, 100 मार्क्स तो ये हो गए, ठीक। अब 50 मार्क्स ये हो गए, मतलब समझिएगा, यानी 150 नंबर पे, समझिए 150 नंबर का अंतर था किसमें, अधिकतम अंक पाने वाले में, न्यूनतम अंक पाने वाले। तो अगर मान लीजिए 640 है तो 640 में हम 721 जोड़ लेते हैं, तो देखिए 60 मार्क्स ये और 21 मार्क्स ये, कितने होगा ये, तो 81 मार्क्स, यानी 40% में आपको यानी ला के इतने मार्क्स और ले आने थे। तो आप उस साल, और इस साल सीटों की संख्या थी 294 सीटें थी, 294 सीटें थी GIC प्रधानाचार्य की, जिसमें से 49 सीटें खाली चली गई थी, 49 सीटें खाली थी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी थे, बहुत सारे मतलब अध्यापक थे जो ये क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया को फॉलो ही नहीं कर पाए थे। अब देखिए अनुसूचित जाति 741 अधिकतम, 583 न्यूनतम। अब सोचिए इनके लिए जो था केवल 35% नंबर लाना अनिवार्य था न्यूनतम। सोचिए केवल 35% नंबर ला के ये प्रधानाचार्य बने थे। ऐसे ही देखिए अनुसूचित जनजाति की उस साल कोई सीटें थी ही नहीं। अति पिछड़ा वर्ग, देखिए अति पिछड़ा वर्ग OBC अधिकतम कितने 719, न्यूनतम कितना आया था 645। और मैंने कहा क्या कि कितना न्यूनतम पाना अनिवार्य है OBC के लिए भी 640, मतलब समझिए कि 40% नंबर और 5 नंबर पाए होंगे तो ये क्या बने थे, उस साल प्रधानाचार्य बने थे। ऐसे AWS 719, 654। अब देखिए फ्रीडम फाइटर जो थे, मतलब केवल एक सीट रही होगी इसलिए 716 बने थे। दिव्यांग जो थे, अब उनकी अलग अलग कैटेगरी, देखिए दिव्यांग में जिस कैटेगरी, जैसे PB कैटेगरी की जो सीटें थी केवल एक सीट रही होगी। दिव्यांग जो OL थे उनकी भी केवल 703 थी। महिला देखिए, अब आते हैं महिला पे, देखिए महिला अपनी अपनी कैटेगरी में जाती हैं, न्यूनतम 705, अधिकतम 852। तो मुझे लगता होगा कि मेरी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका परीक्षा पैटर्न कैसा होता है। तो देखिए इसका जो परीक्षा पैटर्न होता है, मैं नया पेज ले लेता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि दोबारा GIC के को लेकर आप अन्य कोई भी वीडियो ना देखें। अब देखिए, अब अपना आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसको भी आप समझ लीजिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न, तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न आपका 3 लेवल का पैटर्न होता है। पहला होता है प्री, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है आपका इंटरव्यू। अंतिम चयन इन दोनों नंबरों के आधार पे होता है। प्री के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, प्री के मार्क्स ऐड नहीं होते। प्री में क्या होता है, तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा में आपके कुल 2 पेपर होते हैं, एक होता है GS1 और एक होता है GS2। क्या होता है GS1 और GS2। GS1 में भी कितने क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1.3 का, यानी कुल 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। GS2 में क्या होता है, एक क्वेश्चन यानी कुल 100 क्वेश्चन, एक होता है 2 मार्क्स का,
तो कुल 200 मार्क्स का। GS2 का जो पेपर होता है ये केवल क्वालिफाइंग होता है, ये केवल क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें आपको केवल 34 क्वेश्चन सही करने होते हैं। यदि 34 क्वेश्चन से यदि आपने कम सही किए, कोई किसी भी कैटेगरी का हो, तो आप CSAT का पेपर उसको बोलते हैं, उसमें आप क्वालिफाई नहीं होंगे। अगर इसमें क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपका ये वाला पेपर चेक ही नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि GS फर्स्ट में क्या क्या आता है। देखिए GS फर्स्ट में जो है कुल 8 सब्जेक्ट हैं। GS फर्स्ट पेपर में कुल 8 सब्जेक्ट हैं। पहला क्या है, तो देखिए पहला है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके हर साल लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चनों की संख्या घट बढ़ सकती है। दूसरा क्या होता है, इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है आपसे, है इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में भी आयोग ने इसको बांटा है। इंडियन हिस्ट्री के आपसे लगभग 14 से 15 क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक सेक्शन अलग हो जाता है, वह फ्रीडम स्ट्रगल, यानी इसको मॉडर्न इंडिया बोलते हैं। इसके क्वेश्चनों की संख्या हर साल 10 से 12 होती है, 10 से 12 होती है। मतलब इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, मेडाइवल, एनिसेंट और क्या, तो मॉडर्न इंडिया। यानी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हर साल आते हैं, किससे, मॉडर्न इंडिया, मतलब पूरी हिस्ट्री से। तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट है आपके प्रारंभिक परीक्षा का, वो क्या है, तो वो है ज्योग्राफी, वो है ज्योग्राफी, भूगोल। ज्योग्राफी में आपसे दोनों, यानी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पूछी जाती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ लीजिएगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछी जाती है, मात्र 20 घंटे की क्लासेस होती हैं। आप बस वो 20 घंटे क्लास पढ़ लीजिए तो आप ज्योग्राफी पूरा कर लेंगे। इसके भी क्वेश्चन की संख्या लगभग 20 से 22 होती है, लगभग 20 से 22 होती है। ठीक है, 3 हो गए। इसके बाद हमारा जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है साइंस। और साइंस में से कौन सी साइंस, तो जर्नल साइंस पूछी जाती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होती है। मतलब आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, आपसे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं जो दैनिक जीवन में होते हैं। इसमें भी सवालों की संख्या लगभग 20 के आसपास होती है। फिर अगला क्या है, अगला सब्जेक्ट आपका है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। इसके प्रश्नों की संख्या 10 से 12 होती है। आसान है बहुत ज़्यादा, समझिए कि मात्र 10 घंटे की तैयारी करके आप 10 से 12 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के सही कर सकते हैं। फिर आपका जो है सबसे बड़ा वो है करंट अफेयर, वो है करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है। करंट अफेयर आपसे लगभग जो है 30 क्वेश्चन होते हैं ये, और पूरे साल भर करंट अफेयर होता है। यहीं पर आप सबसे बड़ा लीड ले सकते हैं, क्योंकि शिक्षक है, पढ़ने की क्षमता है, चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, यूपी करंट अफेयर पूछा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसको लेकर कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आप 2.5 से 3 महीने की तैयारी पे प्री को निकाल सकते हैं, अगर आपने एक निश्चित दिशा में तैयारी कर ली तो। हमारे साथ जब कर रहे होंगे तो आपको पढ़ने के लिए हम सब कुछ देंगे, आपको किताब नहीं खरीदनी इसके लिए, आपको इसकी हम प्रॉपर नोट्स देंगे पढ़ने के लिए। दूसरी बात कि आपको प्रॉपर इसकी क्लासेस देंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब चलिए आते हैं मुख्य परीक्षा में। ठीक है, मेंस एग्ज़ाम में, मेंस एग्ज़ाम में तो मेंस एग्ज़ाम में देखिए क्या होता है। इस एग्ज़ाम में कुल जीएस के 6 पेपर होते हैं। जीएस के 6 पेपर होते हैं। एक पेपर सामान्य हिंदी का होता है और एक पेपर एसए का होता है, एक पेपर एसए का होता है। ठीक है, हिंदी का जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है, एसए का पेपर 150 मार्क्स का होता है। जीएस का पेपर कुल 6 पेपर 200 गुणे 6 यानी 1200 और ये 300, यानी ये कुल 1500 मार्क्स के पेपर होते हैं और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। इसी के आधार पे आपका अंतिम चयन होता है। अब आते हैं कि आपको जीएस में क्या क्या पढ़ना होता है। तो देखिए जीएस फर्स्ट जो होता है, जीएस फर्स्ट का जो पेपर होता है ये 3 विषयों को मिलकर बनाया जाता है, 3 विषयों को मिला के बनाया जाता है। तो पहला क्या, एक विषय है कल्चर यानी भारतीय संस्कृति। दूसरा हमारा क्या है, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया। ठीक, तीसरा हमारा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में तो मात्र 5-6 घटनाएं पढ़नी हैं। फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और सोशल इशू, और सोशल इशू, यानी हर पेपर में आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 प्रश्नों को लिखने के लिए आपको कुल 3 घंटे का समय दिया जाता है। अब देखिए मुख्य परीक्षा कट ऑफ ले जाती है
क्योंकि अमूमन जो है शिक्षक होते हैं, शिक्षक जब बन जाते हैं तो शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा लिखा, वरना उसने कभी घर पे लिखा नहीं। तो लिखने का अभ्यास न होने के कारण बहुत सारे शिक्षक जो होते हैं वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 640, उसको पार ही नहीं कर पाते, उसको पार ही नहीं कर पाते। यदि अगर आपको जीआईसी प्रिंसिपल बनना है तो जीआईसी प्रिंसिपल बनने के लिए जो अभी का जो महीना बचा हुआ है, तो आपको इस समय प्री और मेंस दोनों की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, दो चीज़ें होंगी, या तो नहीं होगा या तो होगा, लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे ही नहीं तो नहीं होना है। जब करेंगे तो संभावनाएं बनेंगी, मेहनत करेंगे तभी होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप 4 घंटे से 5 घंटे पढ़ सकते हैं, रेगुलर पढ़ सकते हैं, तभी पढ़ाई को शुरू करिएगा। आप हमसे जुड़ के पढ़ सकते हैं, किसी से जुड़ के पढ़ सकते हैं। किसी की फ़ीस हमसे बहुत महंगी है, किसी की फ़ीस हमसे बहुत कम है, लेकिन हमारी फ़ीस का स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि हम 50 बच्चों का ही बैच बनाएंगे सुपर 50। दूसरी बात क्या है कि हम आपको पर्सनल मेंटरशिप देंगे, 1-to-1 गाइडेंस देंगे, ठीक है। ऐसे ही समझिएगा कि आपका जीएस पेपर 2 होता है, तो जीएस पेपर 2 में क्या क्या होता है, तो जीएस पेपर 2 में होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी होती है, इंडियन पॉलिटी होगी, सोशल जस्टिस होता है, सोशल जस्टिस होता है, गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस होता है, ठीक, डिजास्टर होता है। तो इसको मिला के बनाएंगे 20 क्वेश्चन। ऐसे ही पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 होते हैं। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस ग्रुप में क्या होगा, आपको प्रॉपर जो है हम क्या करेंगे, आपको सारा सिलेबस भिजवा देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मास्टर साहब लोग देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी भर्ती आएगी एडेड प्रिंसिपल वाली, हम वहाँ दे लेंगे। एडेड में पदों की संख्या ज़्यादा है, तो मैं आपको लिख के दूं कि एडेड में कंपटीशन ज़्यादा होगा। ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि देखिए है क्या वहाँ पे उम्र सीमा 30 से लेकर 55 साल तक होगी। दूसरी बात क्या होगी, यदि आपके पास योग्यता मान लीजिए प्रॉपर नहीं है, तो अभी वो क्या रखेंगे मानक, किसी को पता ही नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये समझिएगा कि उस परीक्षा को जो आयोग करा रहा है, उस आयोग के बारे में मैं बहुत कुछ बातें पब्लिकली नहीं बोल सकता, लेकिन लोक सेवा आयोग पर अभी भी एक फेथ है, एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को एक निश्चित समय में पूरा कर देता है। मतलब समझिएगा कि इस समय विज्ञापन आया हुआ है, जुलाई में भर्ती शुरू हो रही है और अगले अक्टूबर तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी। यानी अगले अक्टूबर नवंबर तक यदि आपने तैयारी कर लिया, आप परीक्षा पास कर गए, तो किसी न किसी समझिएगा कि जीआईसी में आप प्रधानाचार्य के पद पर बैठे होंगे। आपको मुझसे बात करना होगा, अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करिएगा, हमसे बात करिए, समझिए, तब हमको ज्वाइन करिए। हम कहते हैं अंधाधुन ज्वाइन मत कर लीजिए, लेकिन हाँ, ये मेरा आपके साथ वादा है, मैं और मेरी संस्था इस चीज़ को बहुत ही ईमानदारी के साथ करा रही होती है। मुझे लगता है कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा। हम आपको कंप्लीट तैयारी का पैकेज देते हैं, वो सुपर 50 बैच में देते हैं। सपोज करिए कि आप में से किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, हमको सुपर 50 नहीं करना है, तो हमारा एक अस्त्र बैच भी चलता है जो केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, केवल प्रारंभिक परीक्षा के। आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तय आपको करना है, भविष्य आपका है, बनना है नहीं बनना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आपके पास संभावनाएं हैं, मेहनत कर सकते हैं, इस उम्र सीमा में आते हैं, योग्यता रखते हैं, तो तैयारी करिए, ठीक है। क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू होना है। 8वें वेतन आयोग के बाद वेतनमान कितना होगा, हाँ एक चीज़ बता दूँगा कि जीआईसी प्रिंसिपल का जो ग्रेड पे होता है, यूपी में जो ग्रेड पे होता है, वो 5400 ग्रेड पे का ये जॉब होती है। 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है, और 5400 ग्रेड पे एसडीएम का भी होता है, डिप्टी एसपी का भी होता है, और बीडीओ का भी होता है। इससे बड़ी भर्ती, मतलब इससे ऊपर के लेवल पर भर्ती यूपी में नहीं की जाती। एक ग्रेड पे 6000 होता है, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, ठीक है, ये होती है। तो अब तय आपको करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतनी मैंने बातें वो बताई हैं, फिर भी आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा, आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंटों का पर्सनली जवाब मैं खुद दूंगा, या फिर आपको मुझसे बात करना होगा। मैं एक बार फिर से नंबर लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैं खुद आपको कॉल बैक करके आपसे बातचीत कर लूँगा। आपको समझ में आए तो ज्वाइन करिए, ना समझ में आए, मार्केट में बहुत से लोग पढ़ाते हैं, किसी से पढ़िए, या ना हो तो खुद से पढ़िए। आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, जिस काम को आप 4 घंटे में करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उस काम को 1 घंटे में करेंगे, क्योंकि मैं और मेरी टीम पिछले 7 साल से यूपी पीसीएस के लिए पढ़ा रही है। मेरा खुद का अनुभव 6 साल का है, ठीक। मेरे यहाँ मनोज सर हैं, वो पिछले 15 साल से पढ़ा रहे हैं, अनुभव सर पिछले 7 साल से पढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन इस संस्था रन मैं करता हूँ, सारी क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, हमारे एप्लीकेशन पे चलती हैं, आपको इलाहाबाद आने की ज़रूरत नहीं है।
ये छोटी छोटी बातें थी, इसके आधार पे जो है चीज़ों को करिए, समझ में आए तो करिए, ना समझ में आए तो किसी और के साथ करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी शिक्षकों को बहुत बहुत नमस्कार।